गेट से आगे तकरीबन 200 गज तक ढलान थी। मैंने कार की रफ्तार कम रखी और फिर आगे असली रास्ते पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सुतेश मेहता ने बताया था कि पहाड़ियों में बल खाता हुआ ये रास्ता आगे जाकर जयपुर की तरफ जाने वाले हाईवे से मिल जाता है। इस सड़क पर घूमते ही मैंने और रत्ना ने बैक वक्त गर्दन घुमा कर देखा। पेट्रोल से लगाई हुई आग ने फौरन ही कोठी को लपेट में ले लिया था। शोले बतदरीज फैल रहे थे। यहाँ आग बुझाने के लिए किसी किस्म की इमदाद मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यकीन था कि ये शानदार बंगला सुबह तक राख का ढेर बन जाएगा और जब मलबा हटाया जाएगा तो लाशों की हड्डियों की राख भी ज़रूर मिलेगी। आग के शोले बुलंद होते जा रहे थे। रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हम एक पहाड़ी के गिर्द घूम कर दूसरी तरफ चले गए और जलता हुआ वो बंगला हमारी निगाहों से ओझल हो गया। रत्ना ने मेरी राइफल अपनी टांगों के सामने रख ली थी और कंबल खोलकर पूरी तरह इसे ऊपर से लपेट लिया था। मैंने अच्छा ही किया था जो कंबल उठा लिया था, क्योंकि अच्छी खासी खनकी हो गई थी। सड़क पहाड़ियों में बल खाती जा रही थी। रत्ना खामोश बैठी आगे देख रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम जयपुर जाने वाले हाईवे पर पहुंच गए। रत्ना ने गर्दन घुमा कर देखा और फिर एकदम चीख उठी, अरे देखो! मैंने भी गर्दन घुमा कर देखा। खासी बुलंदी पर लगता था जैसे आतिश फिशां फट पड़ा है। रोशन बाबू का बंगला पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका था और शोले आसमान से बातें करते हुए लग रहे थे। हाईवे पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ अगरचे पहाड़ियां थीं, मगर सड़क सीधी और हमवार थी। कहीं कोई मोड़ आ जाता तो मुझे कार की रफ्तार कम करनी पड़ती। तकरीबन 1 घंटे बाद हम पहाड़ियों से निकलकर खुले में आ गए। सड़क के दोनों तरफ चटियल मैदान थे, बल्कि रेगिस्तान था। ये तो मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख जयपुर की तरफ है। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जयपुर में जाना कहाँ है? मेरा मतलब है कोई ठिकाना। तुम्हें याद होगा कि हम कन्या के फ्लैट में थे तो कन्या कुमारी ने बताया था कि इसकी एक कज़न जयपुर में महकमा सयाहत में गाइड है। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, जयपुर पहुंचते ही हम सबसे पहले इसको तलाश करेंगे। मेरा ख्याल है इससे रब्ता करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बगैर नाम के किसी को तलाश करना आसान तो नहीं होता। रत्ना ने कहा, तुम शायद कन्या कुमारी की सारी बातें भूल चुकी हो, लेकिन मुझे सब याद है। इसकी कज़न का नाम क्या है बताओ? मैंने जवाब दिया। औरतों की बातें बहुत याद रखते हो, अच्छा बताओ क्या नाम बताया था इसने? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, शेषावरी। मैंने जवाब दिया। ये इत्तेफाक है कि जब से मैं इसके चक्कर में फंसा हूँ बिला वास्ता औरतों से ही मेरा वास्ता पड़ रहा है। सबसे पहले तो उमरकोट में वो हसीन नागिन मिली थी जो मुझे मेहमान बनाकर अपने घर ले गई थी और बेहोश करके रईस कबू के आदमियों के हवाले कर दिया था। फिर बेला से वास्ता पड़ा और अब तक जारी है। माउंट आबू में अलका अग्निहोत्री, माधु समुद्री, ललिता और तुम, और तुम्हारा साथ अब तक रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि तुम्हें भूल गया हूँ तो ये मेरी ज़्यादती होगी। मुझे भूल सकते हो? रत्ना के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। रोशन बाबू के बंगले में होने वाले खून खराबे का असर इसके जहन से ज़ायल हो चुका था। कभी नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम्हें कभी ना भूलने की बहुत सी वजूहत हैं। मसलन इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मसलन ये कि तुम काबिल एतमाद हो, तुम में वफा कूट कूट कर भरी हुई है और तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कहा, क्या वाकई? रत्ना ने हल्का सा कहका लगाया। मैं तो समझती थी कि तुम मुझे मतलब के लिए साथ साथ लिए फिर रहे हो और जब बेला के चक्कर से निजात मिल जाएगी तो मुझे भी चलता करोगे। अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैंने रत्ना को घूरा। अब तो मैंने तय कर लिया है कि अगर हम जिंदा सलामत बेला के चक्कर से निकल गए तो तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? रत्ना की आंखों में चमक सी उभर आई। ये तो वक्त बताएगा, मैंने जवाब दिया। रत्ना मेरी तरफ देखती रही। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए और फिर गहरा सांस लेते हुए इसने सीट की पुश्त से टेक लगा ली और कंबल ऊपर तक खींच लिया। जयपुर हम कब पहुंचेंगे? इसने पूछा। सतेश मेहता ने बताया था कि तकरीबन 4 घंटों का रास्ता है। हमें सफ़र करते हुए 1.5 घंटा तो हो चुका है। मेरे हिसाब से सुबह होने तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे, मैंने जवाब दिया। और ये कार? इसने पूछा। ये कार हमारे लिए डेथ वारंट है, इसे हम साल लेकर नहीं घूम सकते, मैंने जवाब दिया। रास्ते में अगर किसी पुलिस पार्टी ने मामूल के मुताबिक चेक करने के लिए रोक लिया या जयपुर में सुबह सवेरे किसी जगह रोका गया तो मामले को संभाला जा सकता है, लेकिन इसके बाद ये कार हमारे लिए वाकई डेथ वारंट साबित होगी। इसलिए शहर में दाखिल होते ही हमें इससे निजात हासिल करनी होगी। मेरा ख्याल है सुबह भी शशावरी को तलाश करने तक कार अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं होगा। रत्ना बोली। पागल हो गई हो? मैंने इसे घूरा। कोठी को लगने वाली आग दूर तक देखी गई होगी। झील के अतराफ में कॉटेज या पहाड़ियों पर दूसरे बंगलों में रहने वालों को सुबह सवेरे ही इस आतिशगी का पता चल जाएगा। कोई ना कोई शहर में पुलिस को भी इतला दे देगा, या हो सकता है सुबह सतेश मेहता भी वहाँ आने का इरादा रखता हो। बहरहाल किसी न किसी तरह इसे सुबह पता चल ही जाएगा। इसे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। कार गायब पाकर वो समझ जाएगा कि हम जयपुर की तरफ ही गए हैं। वो फ़ौरन टेलीफोन पर जयपुर इतला कर देगा।
और इस तरह इस कार की वजह से हम फ़ौरन ही पकड़े जाएंगे। यानी बेला से मिले बगैर रत्ना ने कहा, मेरे ख्याल में बेला से एक अलविदाई मुलाकात ज़रूरी है। अगर वो हमें तलाश न कर सकी तो हम इसे तलाश करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैंने इसे घूरा। तुम शायद भूल गए हो कि चरमपुरम से निकलने के बाद पहाड़ियों में बेला हमें कितनी ज़ोरदार चप्पल लगाकर भागी थी। रत्ना ने कहा। ओ, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। तुम्हारा मतलब वो सूटकेस? हाँ, रत्ना ने इस बात में गर्दन हिला दी। मैं वो सूटकेस हर कीमत पर बेला से वापस लेना चाहती हूँ। हाँ, मैंने कहा। इस तरह एक नई जंग शुरू हो जाएगी और हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तुमने भी अच्छी तरह समझ ली होगी कि दौलत के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा जा सकता। रत्ना ने कहा, इस सूटकेस में इतनी दौलत है कि हमें ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए ठीक है, मैंने इसकी बात काट दी। जयपुर की सूरत हाल का जायज़ा लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। इस मरतबा रत्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। कार तेज़ रफ्तारी से महदूद और सीधी सड़क पर दौड़ती रही। हमें सफ़र करते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। सामने बहुत दूर फैली हुई रोशनियां नजर आ रही थी। वो जयपुर की हरगिज़ नहीं हो सकती थी, कोई बड़ा कस्बा या शहर था। रोशनियां बतदरीज करीब आती जा रही थी। वो रात का आखिरी पहर था। शहर पर सन्नाटा तारी था। अलबत्ता शहर में दाखिल होते ही चंद कुत्ते भौंकते हुए हमारे पीछे लग गए। उन्होंने कुछ दूर तक हमारा ताकुब किया और फिर शायद थक कर रुक गए। मैं कार को इस सड़क पर सीधा लेता चला गया। एक मोड़ पर 2 आदमियों को देखकर मैंने इनके करीब कार रोक ली। वो दोनों इस इलाके के चौकीदार थे। दोनों के हाथों में लंबी लंबी लाठियां थीं। और बाया मैंने खिड़की का शीशा गिराकर इनकी तरफ देखते हुए कहा, जयपुर का रास्ता किस तरफ को है? इनमें से कार के करीब आ गया। इसने कदरे झुककर पहले रत्ना को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सीधा चले जाओ। एक चौक पर मारुति का बहुत बड़ा बोर्ड नजर आएगा, वहाँ से खब्बे को मुड़ जाना। इस सड़क पर और भी बहुत से मोड़ हैं, मगर तुम सीधे चले जाना। रेलवे फाटक पार करके तुम जयपुर जाने वाली सड़क पर पहुंच जाओगे। धन्यवाद भाया, मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कार आगे बढ़ा दी। मारुति के बोर्ड वाला चौराहा वहां से काफ़ी दूर था। ये शहर मुकराना जैसा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी बड़ा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम रेलवे फाटक पर पहुंच गए। रेलवे फाटक के आसपास कच्ची आबादियां थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी जो ज़ाहिर है इस वक्त बंद थीं, लेकिन चाय की 2-3 दुकानें खुली थीं। कुछ लोग भी इन दुकानों के सामने कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे थे। ये मजदूर किस्म के लोग थे। रेलवे स्टेशन भी वहां से दाएं तरफ ज्यादा दूर नहीं था। मैंने चाय की एक दुकान से चंद गज आगे कार रोक ली। दुकान का एक मुलाजिम लड़का कार रुकते देखकर दौड़ आया। मैंने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा गिरा लिया। ए लड़के, 2 चाय लाओ, जरा अच्छी हो, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तकरीबन 10 मिनट बाद चाय से भरे हुए 2 गिलास ले आया। एक मैंने रत्ना की तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद ले लिया। चाय बहुत अच्छी थी और इस वक्त हमें तलब भी हो रही थी। हम इत्मीनान से बैठे चाय पीते रहे। गिलास तकरीबन 15 मिनट बाद खाली हुए थे। मैंने लड़के को बुलाकर दोनों गिलास इसके हवाले कर दिए। इसने स्पेशल चाय के 4 रुपए तलब किए थे। मैंने 5 का नोट इसके हाथ पर रख दिया और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद दिन का उजाला फैलने लगा। हमारी दोनों तरफ रेगिजार था, जिसमें बहुत दूर कहीं कहीं दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। ये वो मकामात थे जहाँ थोड़ा बहुत पानी था और सब्जा उगाया था। धूप निकल आई और मजीद आधे घंटे बाद शहर के आसार दिखाई देने लगे। बहुत बड़ा शहर था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। किला नुमा बाज इमारतें दूर ही से नजर आ रही थीं। जयपुर किला बंद शहर था। जब ये शहर आबाद हुआ था तो चारों तरफ सहरा की उड़ती हुई रेत और हमलावरों को रोकने के लिए बहुत बड़ी फसील बनाई गई थी। पहले तो ये शहर फसील के अंदर तक महदूद था, मगर फिर फसील के बाहर भी दूर तक फैलता चला गया। शहर अभी दूर था, मगर इस शहर पर गाड़ियों की आमदरफ शुरू हो गई। शहर के नवाही बस्तियों से गुजरते हुए हम बारोनेक इलाके में पहुंच गए। इस तरफ एक लारी अड्डा भी था। मेरा ख्याल है हमें कार यहीं कहीं छोड़ देनी चाहिए, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। राइफल कंबल में लपेट कर पिछली सीट पर डाल दो और पिस्तौल मुझे दे दो। रत्ना ने पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने पतलून की जेब में ठोंस लिया। रत्ना ने राइफल कंबल में लपेट कर कंबल पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने कार की रफ्तार बहुत कम कर रखी थी और मुतजस्सिस नज़रों से इधर उधर देख रहा था। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। बाज़ारों में अच्छी खासी गहमा गहमी हो रही थी। मैंने एक मुनासिब जगह देखकर कार रोक ली। नीचे उतरकर मैंने दरवाजे लॉक कर दिए और चाबी जेब में डाल ली। तकरीबन 5 घंटों तक कार में बैठे रहने से टांगें अकड़ गई थी। कार से उतरकर हम चंद मिनट वहीं खड़े आपस में बातें करते रहे और फिर एक तरफ चलने लगे। कई सड़कें और बाजार घूमकर हम वहां से बहुत दूर निकल आए। दुकानें पूरी तरह खुल गई थीं। हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए, जिसके सामने हलवा पूरी और कचौरी भी तली जा रही थी। नाश्ता करने के बाद भी कुछ देर तक वहां बैठे रहे और जब रेस्टोरेंट से निकले
तो 9 बज रहे थे। रेस्टोरेंट के सामने ही 2-3 ऑटो रिक्शे खड़े थे। रत्ना पहले जयपुर आ चुकी थी और इस शहर में थोड़ा बहुत जानती थी। हम दोनों एक ऑटो रिक्शे में बैठ गए। रत्ना ने ड्राइवर को जंतर मंतर चलने को कहा। ऑटो रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता रहा। एक चौक से रत्ना ने ड्राइवर को जंतर मंतर की तरफ जाने के बजाय सिटी पैलेस की तरफ चलने को कह दिया। अगरचे जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी से भी सिटी पैलेस तक जाया जा सकता था, लेकिन रत्ना ने दूसरी तरफ जाने को तरजीह दी थी। इस तरफ गुंजान आबादी का इलाका था। तंग सी बाजार और गलियां बाजार में अच्छा खासा रश था। एक जगह रिक्शा रुकवा लिया और किराया देकर हम नीचे उतर आए। कहाँ जाने का इरादा है, मैंने पूछा। मुझे यूँ लगता है जैसे कोई ख़ास जगह तुम्हारे लिए हो। हमें शशावरी की तलाश है ना, रत्ना ने कहा। अगर हम महकमा सयाहत के दफ्तर से मालूम करेंगे तो किसी की नज़रों में आ जाएंगे। इस तरह सिटी पैलेस है, गैर मुल्की सयाहों की पार्टियां इस तरफ आती हैं। इनके साथ महकमा सयाहत के गाइड भी होते हैं। हम किसी गाइड से शशावरी के बारे में पूछ सकते हैं। गुड आइडिया, मैंने कहा। तुम्हारी अक्लमंदी की दाद ज़रूर दूंगा। मैं बेवकूफ़ कब थी, रत्ना ने मुझे घूरा। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ कब कहा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ुबान से नहीं कहते मगर समझते हो, रत्ना ने भी मुस्कुराकर कहा। ये तुम्हारी समझ है, मैंने जवाब दिया। इस मरतबा रत्ना खामोश रही और हम पुरहुजूम बाज़ारों में से होते हुए सिटी पैलेस पहुंच गए। ये अज़ीमुश्शान 1716 में महाराजा जय सिंह सानमा ने तामीर करवाया था। इसके एक हिस्से में आज भी शाही ख़ानदान की रहाइश है, जबकि एक हिस्से को म्यूज़ियम बना दिया गया है जो राजा मान सिंह के नाम से मंसूब है। इस वक्त 10 बजने वाले थे। कुछ सयाह महल के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम रहे थे। ये मुकामी सयाह थे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे। इनके साथ कोई ऐसा आदमी या औरत नज़र नहीं आ रही थी जिसे गाइड समझा जाता हो। हम भी इधर उधर घूमते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद गैर मुल्की सयाहों की एक पार्टी महल में दाखिल हुई। ये सब के सब यूरोपियन थे। इनके साथ एक अधेड़ उम्र हिंदुस्तानी औरत भी थी जिसका लिबास और इस पर लगा हुआ पीतल का बैज ये साबित कर रहा था कि वो महकमा सयाहत की गाइड है। वो गैर मुल्की सयाहों को महल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रही थी। हम भी इस पार्टी के साथ साथ चलते रहे। एक मौके पर मैं इस गाइड के करीब पहुंच गया। माफ़ करना देवी जी, मैंने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। शशावरी देवी के बारे में कुछ बता सकती हैं, वो कहाँ मिलेगी? शशावरी खातून गाइड ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तो 2 हफ्तों से छुट्टी पर है और मज़ीद 2-3 हफ्तों तक ड्यूटी पर आने की तवक्को नहीं। ओ, मैंने कहा। हम आगरा से आए हैं और इसके एक अजीज़ का पैगाम इस तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि इससे मुलाकात कैसे हो सकती है? मैं आपको शशावरी के घर का पता समझा देती हूँ, आप आसानी से पहुंच जाएंगे, खातून गाइड ने कहा और शशावरी का एड्रेस समझाने लगी। आखिर में बोली, मैं भी बहुत दिनों से शशावरी से नहीं मिल सकी। इससे कहिएगा कि कमला भी से पूछ रही थी। ज़रूर कहूँगा, मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। सिटी पैलेस से बाहर आकर हमें फ़ौरन ऑटो रिक्शा मिल गया। इस मरतबा हमें सिविल लाइन्स के इलाके में जाना था, इसलिए हमें ड्राइवर को पता समझाने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। हमने जय महल पैलेस होटल से कुछ फासले पर रिक्शा छोड़ दिया। सिविल लाइन्स में जैकब रोड पर वाकई ये 5 स्टार होटल बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। हम रिक्शे से उतरकर होटल के साथ वाली सड़क पर मुड़ गए। जय महल पैलेस होटल की पिछली तरफ एक बहुत बड़ा पार्क भी था और इसके पीछे बंगले थे। हम पार्क में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। पार्क के दाएं तरफ कोने में गार्डनिया की बहुत ऊंची बाड़ थी। साफ लगता था कि ये बाड़ अंकन के तौर पर लगाई गई थी। इसकी पिछली तरफ क्वार्टर टाइप की एक छोटी सी इमारत भी दिखाई दे रही थी। पार्क में रौनक थी, लोगों की आमदरफ्त थी और बच्चे भी खेल रहे थे। हम पार्क की मुख्तलिफ रविशों पर से गुजरते हुए इस बाड़ के करीब पहुंच गए। बाएं तरफ अंदर दाखिल होने का रास्ता था जिस पर टाट का पर्दा लटका हुआ था। मैं बाड़ के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। रत्ना ने टाट का पर्दा उठाकर अंदर भी झांका था मगर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था। अरे भाई, कोई है अंदर? मैंने पर्दा उठाकर आवाज़ लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पार्क में दूर से एक आदमी को तेज़ तेज़ कदमों से इस तरफ आते देखकर मैं इस पर्दे से 2 कदम पीछे हट गया। इस आदमी की उम्र 50 के लगभग रही होगी। करीब से तराशे हुए बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। शेव भी गालबन 2-3 दिन से नहीं बनाया था। मूंछें भी बिल्कुल सफ़ेद और खासी बड़ी थी, किनारों से नीचे को झुकी हुई थी। इसने सफ़ेद मैली सी धोती और सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। एक हाथ में खुरपी थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो इस पार्क का माली है। सिटी पैलेस में इस खातून गाइड ने मुझे इस माली का नाम भी बताया था जो इस वक्त मेरे जहन से निकल गया था। जी महाराज, तुमको इधर किससे मिलन का है? माली ने मेरे सामने आकर फिर रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। तुम ही इस पार्क के माली हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। यशोधर महाराज, इसने जवाब दिया। हाँ यशोधर महाराज, हम। यशोधर महाराज नहीं, सिर्फ यशोधर महाराज। वो एकदम गड़बड़ा सा गया।
तुम शोदर हो या यशोदर, हम तुम्हें महाराज ही कहेंगे, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हमें दरअसल शशावरी देवी से मिलना है, वो यहीं रहती है ना? शशावरी रहती तो यही है, पर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं महाराज? वो एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। हम आगरा से आए हैं, मैंने जवाब दिया। शशावरी देवी के लिए एक पैगाम है जो हम इसी को बताएंगे, हम इससे मिल सकते हैं या नहीं? 1 मिनट रुको महाराज, हम पूछ कर आए हैं, माली ने कहा और हमें वहीं रुकने को कहकर अंदर चला गया। यशोधर की वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले थे। रोशन बाबू की पहाड़ी कोठी की आतिशीज़गी का इल्म तो सुबह ही मुकराना वालों को हो गया था और मुझे यकीन था कि हमारे बारे में इतला जयपुर भी पहुंच चुकी होगी और हो सकता है यहाँ हमारी तलाश शुरू हो चुकी हो, मगर अभी हम महफूज थे। हम यशोधर के साथ अंदर चले गए। गार्डिनिया की वार्ड से गिरा हुआ ये कंपाउंड तकरीबन 20 गज चौड़ा और 40 गज लंबा था। इसके आखिर में 2 सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। इन दोनों के सामने बरामदा एक ही था, लेकिन दरमियान में दीवार खड़ी करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। 2 कमरे इस दीवार के एक तरफ थे और 2 दूसरी तरफ। मैं बरामदे की तरफ बढ़ते हुए गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। गार्डिनिया की वार्ड इतनी ऊंची थी कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। माली यशोधर के क्वार्टर के एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सेलन का एहसास हुआ। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। एक चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं थी। अगर वो सेहतमंद होती तो इसे बेहद हसीन कहा जा सकता था, मगर बीमारी ने इसे निचोड़ कर रख दिया था। आंखों के गिर्द स्याह धब्बे पड़े हुए थे। हमें देखकर इसने उठने की कोशिश की, मगर मैंने इसे लेटे रहने का इशारा किया और दूसरी चारपाई पर बैठ गया। रत्ना इस औरत की चारपाई की पट्टी पर बैठ गई। ये शशावरी है महाराज, यशोधर ने कहा। आप खुद इसको बताओ कि कहाँ से आए हो, काहे को मिलन हो। हाँ हम बताते हैं, मैंने कहा। तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। यशोधर बाहर निकल गया। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। यहाँ की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कमरा किसी तरह भी इंसानी रहायश के काबिल नहीं था, लेकिन निचले दर्जे के लोगों को इंसान समझा कब जाता है। कमरे की दीवारों का प्लस्तर उधड़ा हुआ था। पिछली दीवार में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? शशावरी ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम तुम्हारी कज़न कन्याकुमारी के दोस्त हैं, मैंने मध्यम लहजे में कहा, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हम यशोधर की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते। हमें ये भी इल्म नहीं कि यशोधर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। यशोधर से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, महज इंसानियत का रिश्ता है। इसने मुझे एक ऐसे वक्त सहारा दिया जब सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो वो यशोधर को आते देखकर खामोश हो गई। यशोधर ने प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। आम हालात में ऐसे गिलास को मैं हाथ लगाना भी पसंद न करता, लेकिन मैंने तो इससे भी बुरे वक़्त का सामना किया था। यशोधर काका, शशावरी इसकी तरफ देखते हुए बोली, ये पैसे ले जाओ और नारायण के होटल से चाय ले आओ, कहना अच्छी सी चाय बनाए। इसने तकिए के नीचे से 5 का एक नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यशोधर ने एक बार फिर हम दोनों की तरफ देखा और नोट मुट्ठी में दबाकर कमरे से निकल गया। और जब मुझे यकीन हो गया कि वो कंपाउंड से बाहर जा चुका है तो मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा, हम कन्याकुमारी के दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। कन्याकुमारी तो मुकराना में रहती है और यशोधर ने बताया था कि आप लोग आगरा से आए हैं। कन्या से आपका क्या ताल्लुक है और ऐसी क्या बात है जो आप बताते हुए झिझक रहे हैं? शशावरी की आंखों में उलझन सी तैर गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे बात किस तरह करूं। मैंने रत्ना की तरफ देखा। बात दरअसल यह है शशावरी देवी, रत्ना इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, कुमारी कुछ अरसा जोधपुर में मेरे साथ रही थी। इन्हीं दिनों इसने मुझे तुम्हारे बारे में भी बताया था और इन्हीं दिनों एक आदमी ने कन्याकुमारी के साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की थी। वो इसे बात बात पर ब्लैकमेल कर रहा था। कन्या ने मुझे बता दिया था कि असल मसला क्या है। इससे कुछ अरसा पहले इस शख्स ने कन्याकुमारी के साथ प्रेम का नाटक रचाकर इसकी कुछ काबिले एतराज़ तस्वीरें खींच ली थी और वो इन्हीं तस्वीरों से इसे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कन्याकुमारी नौकरी छोड़कर जोधपुर से कहीं और चली गई और मैं भी कुछ अरसा बाद आगरा चली गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैंने आगरे में शादी कर ली। ये मेरे पति हैं मदन लाल। इसने मेरी तरफ इशारा किया। चंद रोज़ पहले हम आगरा से जोधपुर गए थे। वहाँ से वापसी पर मुकराना रुक गए और इत्तेफाक से अगले रोज़ एक रेस्टोरेंट में कन्याकुमारी से मुलाकात हो गई। वह हमें अपने फ्लैट पर ले गई
मैंने उस रोज़ उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कुछ परेशान है और फिर मेरे पूछने पर इसने बताया कि जिस शख्स को जोधपुर में पुलिस के हवाले किया था, इसका ताल्लुक बहुत बड़ी गैंग से है। इस गैंग में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं और बेला नाम की औरत भी, जिसके ताल्लुक बहुत ऊपर तक हैं। ये लोग भोली भाली खूबसूरत लड़कियों को फांस कर इन्हें अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।